Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel Institute Decider. Yesterday we have studied about French Revolution, in which we study the introduction of French Revolution and social structure of French Revolution. Today I will study what were the causes of French Revolution. कौन कौन से कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कारण जानने से पहले हम लोग जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ रहे हैं तो उस समय के जो तत्कालीन राजा थे लुईस 16 उसके विषय में भी जान लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका जो स्टार्ट हुआ था वह 1789 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसके पहले 1774 में जो लुईस 16 हैं वे राजा बनते हैं, है ना। लुईस 16 ascended the throne of France. Ascended the throne of France. फ्रांस के गद्दी पर लुईस 16 1774 में बैठते हैं, जिस समय ये राजा बनते हैं लुईस 16 की उम्र 20 साल की होती है, ठीक है। और इनकी ये शादी करते हैं लुईस 16 मैरिड विथ मैरी एंटोनेट जो कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस है। उस समय ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। लुईस 16 मैरिड विथ मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, और ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे मैरी एंटोनेट, इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ये है कि शासन के ऊपर इनका ज़्यादातर प्रभाव रहता था मैरी एंटोनेट का, ठीक है। ये अपने मर्जी से अपने राजभवन में अच्छे अपने ही लोगों को नियुक्त करते थे। तो माना जाता है कि इसका जो है मैरी एंटोनेट का, इस लुईस 16 की पत्नी का शासन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ जो हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं लुईस 16 के नीतियों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इनकी जो नीति थी और उस समय की जो पॉलिसी चल रही थी, उस समय का जो गवर्नमेंट फ्रांस में था वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश शासन व्यवस्था थी उस समय। कोई भी राजा का आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, राजा के विषय में बुराई नहीं कर सकते, उनके नीतियों का आप अपोज नहीं कर सकते हैं। और सामाजिक कारण भी हम देखें तो समाज में असमानताएं बहुत व्याप्त थी, ठीक है। सिमिलरिटी नहीं था लोगों के बीच, भेदभाव का पॉलिसी अपनाए थे इन्होंने। और साथ ही साथ हम देखते हैं टैक्स सिस्टम में भी भेदभाव अपनाया गया है। तो ये सारे कारण रहे जिससे कि जनता में असंतोष पैदा होता है, डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है, और वो आगे चल करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉजेस की हम बात करते हैं कि व्हाट वेयर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कारण क्या थे, राजनीतिक कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या था। तो राजनीतिक कारण में सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो होगा ऑटोक्रेटिक एंड अनेबल रूलर। ऑटोक्रेटिक एंड अनेबल रूलर, निरंकुश शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन थे और राजा असमर्थ थे। राजा असमर्थ कैसे यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि लुईस 16 के विषय में कि 1774 में ही, है ना, इस जगह हम लिख देते हैं इधर, 1774 में ही इन्होंने अमेरिका की मदद की थी। हेल्प द अमेरिकन कॉलोनीज, हेल्प द अमेरिकन कॉलोनीज टू फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, ठीक है।
ये अमेरिका जो है पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। ब्रिटेन के अमेरिका के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा था। तो 1774 में लुईस 16 ने मदद किया था अमेरिकन कॉलोनीज का ब्रिटेन से फ्री करने में। तो इसके वजह से क्या हुआ था, इसके वजह से, इसके कारण से 2 बिलियन livers, 2 billion livers, LIVERS, 2 billion livers debt to France। फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लीवर का कर्ज हो गया था। लीवर इज द कंटेम्प्रेरी करेंसी ऑफ फ्रांस या यूरोप कह सकते हैं। उस समय की जो वहाँ की करेंसी थी लीवर्स थी। तो ये जो उन्होंने अमेरिका का जो मदद किया था, 2 बिलियन लीवर्स का कर्ज जो है फ्रांस के ऊपर हो गया था। तो इसको मैनेज कर पाना, ओवरकम कर पाना लुईस 16 के लिए पॉसिबल नहीं था। तो पहला कारण हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ऑटोक्रेटिक एंड अनेबल रूलर। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कारण आता है पॉलिटिकल काउज के अंदर मोर सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। इसको जो नीति थी लुईस 16 की, वो बहुत ही सेंट्रलाइज अर्थात केंद्रीकृत थी। लोगों को बहुत कम अधिकार या फिर अपने अधिकार को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बांटा भी नहीं था। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि किस प्रकार से सेंट्रलाइज पॉलिसी अपनाती थी, तो एक संस्था थी पार्लमा नाम की, PARLM। पार्लमा एक जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, एक कह सकते हैं कोर्ट टाइप की न्यायिक एक ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पर। इसका काम क्या था, पार्लमा एक जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इसका काम था कि ऑटोक्रेसी को कंट्रोल करना। राजा अपने मन से कोई पॉलिसी नहीं बनाए या ऐसा कुछ निरंकुशता उसके अंदर हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पार्लमा नाम की एक संस्था थी फ्रांस में उस समय। लेकिन इसको भी इसने बहुत ज़्यादा अपने तरह से सेंट्रलाइज कर दिया था। इसका चलता नहीं था पार्लियामेंट में। क्यों नहीं चलता था कि इसके जो जस्टिस हुआ करते थे, पार्लियामेंट के जो जस्टिस हुआ करते थे, उसका जो पोस्ट होता था वो हेरिडिटी था। हेरिडिटी पोस्ट का मतलब है वंशागुणत पद था। अगर कोई जस्टिस है तो उसका बेटा या तो जस्टिस बनेगा। एंड रिजर्व फॉर, और ये पोस्ट रिजर्व थी। किसके लिए रिजर्व थी? एंड रिजर्व फॉर ओलिगार्ची। ओलिगार्ची के विषय में, ओलिगार्ची का मतलब होता है कुलीन वर्ग, जिसको कि बताए थे आप लोगों को नोबिलिटी क्लास। फ्रेंच की सोसाइटी में जब हम पढ़ाए थे पिछले पार्ट 1 में, देख लीजिएगा करके, वहाँ फ्रेंच की सोसाइटी का हम लोग पूरी तरह से ओवरव्यू लिए थे। तो फ्रांस की सोसाइटी 3 वर्गों में बटी हुई थी। सेकेंड वाला वर्ग जो था नोबिलिटी, उसी को ओलिगार्ची कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए जस्टिस का जो पद था वो क्या था? रिजर्व था। और हेरिडिटी था ये पद। जस्टिस का पद क्या था? हेरिडिटी था। मतलब अगर कोई जस्टिस है, पार्लियामेंट का सदस्य है, मेंबर है, तो उसका बेटा ऐसे करके मेंबर बनेगा। और इसके साथ ही ये रिजर्व होते थे ओलिगार्ची। दूसरे को समाज के वर्ग के लोग इसमें नहीं आ पाते थे। तो ये सब तो जो ओलिगार्ची या नोबिलिटी तो वही है जिसका कि जो शासन में भाग लेते थे, जो जिसका संबंध शासन से था, है ना। रूल उसके परिवार वाले पहले से इसमें शासन में भाग ले रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनका ऊपर कहीं ना कहीं राजा का तो ऑलरेडी कंट्रोल होता था। ये ज़बरदस्ती फोर्स भी करते थे कि आप मेरे ओपिनियन को मानना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट के जस्टिस को, ठीक है। और साथ ही साथ नहीं मानते थे तो कुछ घूस वगैरह दे करके भी मनाते थे। तो ऐसे देखा जाता है कि जो लुईस 16 की जो नीति थी वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी, ठीक। तो ये सारे कारण हो गए। ये सब ऐसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से कि जनता क्या है, जनता में असंतोष पैदा हो रही थी। और अगर जनता संतुष्ट हुई धीरे धीरे वो रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पॉलिटिकल काउजेस में ये 2 मेन कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दूसरा हम देखें अगर पॉलिटिकल काउजेस के बाद दूसरा तो सोशल काउजेस आते हैं। सोशल काउजेस बहुत ही आसान है। सोशल काउजेस के विषय में पिछले दिन भी हम लोग सोसाइटी के बारे में चर्चा किए थे कि असमानताएं बहुत ज़्यादा थी समाज में।
भेदभाव हो रहा था, कुछ वर्ग खास वर्गों के लोगों के साथ विशेष व्यवस्था थी, वही दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट के लोग थे, निचले क्लास वर्ग के जो लोग थे, उसके साथ राज्य जो है, सरकार जो है क्या भेदभाव की नीति अपना रही थी। तो आगे चल करके सोशल कॉजेज में लोग देखेंगे lack of similarity among different classes of society। समानता का अभाव पहला कारण हुआ। लैक ऑफ सिमिलरिटी अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच समानता का अभाव पहला कारण रहा। इसमें जो भेदभाव हो रहा था, इसमें सबसे पढ़े लिखे जो वर्ग थे, जो थर्ड स्टेट के जो शहर में रहते थे, उसको बॉर्जियस क्लास कहते थे। तो सबसे पहले अवेयरनेस उन्हीं लोगों में आया। तो ये भी एक कारण है कि वे लोग जब अवेयर हुए, अपने मांग को लेकर के आगे आए और रिवोल्यूशन किया। अवेयरनेस अमंग अवेयरनेस इन बॉर्जियस क्लासेस, अवेयरनेस इन बॉर्जियस क्लासेस, ठीक है। तो सोशल कॉजेस के अंदर ये हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा है आपका सोशल कॉजेस के बाद हम देखते हैं इसमें आपका सोशल कॉजेस के बाद तीसरा जो कारण था इकोनॉमिकल कॉजेस। आप लोग भी साथ में लिखते चलिएगा इकोनॉमिकल कॉजेस। कौन कौन से इकोनॉमिकल कॉजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। इसमें सबसे पहला बात आता है, फर्स्ट डे हम बता चुके थे कि डिफरेंट अलग अलग वर्गों के लिए जो टैक्स की व्यवस्था थी वो अलग अलग तरह की थी, जिससे लोगों में असंतोष था। पहली बात इसमें आ जाएगा अनइक्वल टैक्स सिस्टम। अनइक्वल टैक्स सिस्टम पहला कारण। बताए थे ना पिछले क्लास में, हम बताए थे कि आपको जो क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास के लोग थे उसके साथ टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट दी जाती थी। क्लर्जी को तो कोई टैक्स लगता नहीं था, नोबिलिटी को टैक्स लगते भी थे तो बहुत कम मात्रा में लगते थे। फिर सारा का सारा टैक्स का बोझ जो है थर्ड स्टेट वाले के ऊपर था, जिसमें सारे फार्मर्स आते थे, आपके ट्रेडर्स आते थे, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स वगैरह सब लोग आते थे। तो अनइक्वल टैक्स सिस्टम से लोगों में असंतोष था। दूसरा हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। पता होगा आपको, हम बताए हैं आज ही कुछ देर पहले भी हम बताए हैं कि 1774 में जब फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की, तो इनके ऊपर 2 मिलियन लीवर्स का कर्ज हो गया फ्रांस के ऊपर। तो उसको ओवरकम कर पाना डिफ़िकल्ट लग रहा था। दूसरी ओर इसी के समय में, इसी के पहले से ही जो इस समय ऐसा चल रहा था 18वीं सेंचुरी में कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लीड, अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति, इससे क्या हुआ, लीड टू यूज़ ऑफ मशीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। और अगर ऐसा होता है तो ये क्या करेगा बताइए। अगर मशीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा तो लोगों का जो रोज़गार है, लेबर्स लोगों का, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से वजह भी एक कारण बना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी एक कारण बना अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, बेरोजगारी को बढ़ाने में। तो ये तो हो गया। तीसरा था एक्सेसिव टैक्स ऑन ट्रेडर्स as well as different restrictions
different restrictions on trade. एक तो जो व्यापारी लोग थे जो व्यवसाय करते थे उसके ऊपर एक्सेसिव टैक्स लगा दिया गया था, साथ ही साथ डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस थे उसके साथ, है ना। अलग अलग प्रकार के बाधाएं, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं इम्पोज कर दिया गया था ट्रेडर्स के ऊपर, तो वे लोग भी असंतुष्ट थे। इकोनॉमिकल कॉजेज के अंदर 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। एक है अनइक्वल टैक्स सिस्टम, दूसरा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा एक्सेसिव टैक्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेडर्स। तो ये 3 हो गए इकोनॉमिकल कॉजेज। इकोनॉमिकल कॉजेज के बाद अगर हम बात करते हैं तो मिलिट्रियल कॉजेज, सैनिक कारण भी थे इसके। मिलिट्रियल कॉजेज, मिलिट्रियल कॉजेज सैनिक कारण क्या थे? पहली बात हम बताए थे अनइक्वलिटी इन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति में, नौकरी देने में असमानताएं, किसी खास वर्ग के लोगों को ही नौकरी दिया जाता था, सबके लिए नहीं कर सकते, सब लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं सैनिक में, है ना। तो ये एक कारण थे, और अपॉइंटमेंट में जो है अनइक्वलिटी थी। दूसरी बात, इसके सैनिक लोगों को मजदूरी भी कम मिलता था, लो वेजेस। तीसरी बात, लैक ऑफ गुड फूड, अच्छे भोजन की व्यवस्था इसके लिए नहीं थी। क्लियर है? ओह सॉरी, इकोनॉमिकल कॉजेज हैं, इसको नंबर में लिखना है, रोमन में नहीं, न्यूमेरिक फॉर्म में हो गया। चलिए, तो इकोनॉमिकल कॉजेज हो गया, मिलिट्रियल कॉजेज हो गया। मिलिट्रियल कॉजेज में पहला क्या होगा? अनइक्वलिटी इन अपॉइंटमेंट, दूसरा लो वेजेस, तीसरा लैक ऑफ गुड फूड। चलिए, मिलिट्रियल कॉजेज वाले पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं पर्सनल एंड रिलीजियस कॉजेज। पर्सनल एंड रिलीजियस कॉजेज। पर्सनल एंड रिलीजियस कॉजेज के अंदर हम देखेंगे क्या है इसमें, ठीक है। लैक ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपने मन की बातों को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसकी स्वतंत्रता का अभाव था, ठीक है। आप अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को और अपने ओपिनियन को व्यक्त नहीं कर सकते थे। आप राजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, राजा की नीतियों का क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। तो वही लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, जो बोलने की आज़ादी है उसके ऊपर पावर, उसकी कमी थी। बोलने की आज़ादी लोगों को यहाँ पे नहीं थी। आप गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, जो भी बोलना है गवर्नमेंट के विषय में आप सोच समझ के बोलिए। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव था, लैक ऑफ रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। क्यों था? तो फ्रांस का उस समय जो है, जैसे हमारा देश है, हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इन लोगों का जो है फ्रांस का नेशनल रिलीजन हुआ करता था। क्या था नेशनल, राष्ट्रीय धर्म कौन सा था? कैथोलिक, कैथोलिक, ठीक है। और जो प्रोटेस्टेंट लोग, ये जो है कैथोलिक, ये लोगों का नेशनल रिलीजन था फ्रांस का। ये सप्रेस्ट करते थे, दबाते थे, उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। किसके ऊपर? जो प्रोटेस्टेंट लोग थे। चर्च में ही 2 तरह के धर्म होते हैं, एक होता है कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक वाज द नेशनल रिलीजन ऑफ फ्रांस, कैथोलिक वाज द नेशनल रिलीजन ऑफ फ्रांस, एंड पॉलिसी वाज इन सच ए वे दैट दे सप्रेस्ड ऑन प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उसके साथ बड़ा व्यवहार होता था, उसके साथ सीवियर पनिशमेंट उसको दिया जाता था। तो याद रखें, आज हम 5 कारणों का बात किए टोटल। पॉलिटिकल कॉजेज, दूसरा सोशल कॉजेज, तीसरा इकोनॉमिकल कॉजेज, चौथा मिलिट्रियल कॉजेज, पांचवा पर्सनल एंड रिलीजियस कॉजेज। पर्सनल में वही हो गया कि सबका जो पर्सनल स्वतंत्रता थी एक्सप्रेशन का, उसका कमी था। रिलीजियस लिबर्टी की भी आज़ादी, रिलीजियस लिबर्टी भी नहीं थी, धर्म आप अपने हिसाब से नहीं मान सकते हैं। उसके साथ प्रोटेस्टेंट वाले के साथ बुरा व्यवहार
किया जाता था। नेक्स्ट डे जो हम लोग इसमें एक देखेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, वो होगा इंटेलेक्चुअल कॉजेज। इंटेलेक्चुअल कॉजेज आज हम इसलिए नहीं बताएंगे, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल कॉजेज में कुछ ऐसे नाम है जिनके विषय में जानना, डिटेल से जानना पड़ेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या इंटेलेक्चुअल कॉजेज रहे हैं और उसके साथ में कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं।